हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरी सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मयूरी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो आईएससी फिजिक्स का सैम्पल पेपर है उसमें नेक्स्ट वीडियो करते हैं। हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? अ हॉलो चार्ज मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ चार्ज क्यू। एक चार्ज क्यू कर रहा है। हाउ मैनी वर्क हैज टू बी डन मूविंग अ चार्ज क्यू ऑन इट्स सरफेस थ्रू द डिस्टेंस डी। बोला कि एक स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें क्या चाहिए कि इसके सेंट ऐसे हमें एक डी डिस्टेंस पे, कितनी डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी, ठीक है। हमें क्या चाहिए आकर के, एक क्यू चार्ज है, इसको इधर मूव कराना है। तो कितना काम करना पड़ेगा? तो हम एक काम करते हैं, इस जगह पे हम इस जगह को ए मान लेते हैं, इस जगह को बी मान लेते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। वी बी माइनस या वी ए या वी ए माइनस वी बी। ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस चार्ज से, भाई क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू तो वी होता है ना। तो कित बस इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू कर देते हैं। तो अगर हम ए पॉइंट पे पोटेंशियल देखें तो क्या होगा? ए पॉइंट पे पोटेंशियल, भाई क्योंकि इसकी रेडियस आर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल क्यू बाई आर होगा। कितना होगा? कैपिटल क्यू बाई आर हो जाएगा। हमारे पास ये कितना हो? कैपिटल क्यू बाई आर हो गया। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल देखें तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल 1/4 क्यू बाई, इसकी वजह से जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई डी हो जाएगा। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लेते हैं। तो ये बी, ऑब्वियस सी बात है, डी पे पोटेंशियल कम होगा, है ना। बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, तो हम पोटेंशियल देखेंगे तो क्या होगा? वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू। ये किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया डिफरेंस? अगर मैं देखूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, तो मैं कॉमन ले लूँगा, इंटू क्यू हो जाएगा 1/r-1/d। ठीक है, हमें इतना काम यहाँ पे करना पड़ेगा। हम आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय द पेयर इनहिलेशन। पेयर इनहिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, जब दो इलेक्ट्रॉन या दो पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये बीटा माइनस होता है, या फिर दो पॉजिट्रॉन, ये बीटा प्लस होता है, ठीक है। अगर आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है? हमारे पास दो गामा फोटोन निकलते हैं, है ना। तो हमारे पास दो गामा फोटोन निकलते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं? पेयर इनहिलेशन। यानी ये जो पेयर है ये हमारा खत्म हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? पेयर इनहिलेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हेन वेयर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो कब कन्वर्टेड होती है? जब द फिजन ऑफ टू न्यूक्लियाई हैवियर देन द आयरन और निकल। अगर दो न्यूक्लियाई का फिजन होता है, जब वो हैवियर देन किससे हो? आयरन और न्यूक्लियाई से, आयरन और निकल से, तब हमारे पास क्या होता है? एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है आकर के। देखिए यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो बैकग्राउंड में ये बता रहे हैं कि हम इसी चैप्टर से कॉन्सेप्ट पूछेंगे। आप चाहे जो भी पढ़ना पढ़ लीजिए ढंग से, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे? करंट आई जा रहा है, वो दो पार्ट में, 2 एम्पियर में इधर चला गया, और इधर सपोज आई में चला गया। इधर कितना चला गया? आई में चला गया। फिर कुछ इधर निकल गया है, ये I1 था सपोज, ये इधर कुछ निकल गया है, और फिर इधर 1 एम्पियर इधर आ गया, ऐसे चला गया। तो अपने को क्या चाहिए कि बताना है कि 4 एम्पियर में कितना करंट जा रहा है। अगर हम देखें पॉइंट ए से पोटेंशियल लिखना चालू करें, और जब करंट इधर से इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल इधर हाई होगा, इधर क्या होगा? लो होगा। हमने प्लस लिख दिया, माइनस। इधर पोटेंशियल हाई होगा, इधर क्या होगा? लो होगा। फिर इधर से इधर जा रहा है, तो इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर क्या होगा? लो पोटेंशियल होगा। अब हम पॉइंट ए से इस सर्किट में पूरे में घूमेंगे और ए पे वापस चले आएंगे। तो देखिए हमारे पास ए पे पोटेंशियल कितना होगा? वी ए ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 एम्पियर में अगर प्लस से माइनस गए तो पोटेंशियल घटा। अब पोटेंशियल क्या होता है? रेजिस्टेंस में V इक्वल टू कितना होता है? आई आर के फॉर्मेट में होता है। V इक्वल टू आई आर के फॉर्मेट। तो यहाँ पे कितना घटा? 3 × 2। घटाया तो माइनस का लिख दिया। फिर जस्ट इसके बाद से आगे बढ़ते हुए इधर मुड़े। फिर देखिए प्लस से माइनस पोटेंशियल फिर से घट गया। पोटेंशियल फिर से घट गया तो कितना हो गया? -6 हो गया। 6 × 1। फिर उसके बाद क्या हो गया? फिर इधर भाई, क्योंकि हमें तो मूव करना सर्किट में, ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो हमने देखिए इधर माइनस से प्लस एन, इस बार पोटेंशियल बढ़ गया। कितने करंट से बढ़ा है? हमने आई करंट निकाल ली, आई हमने डाल दिया यहाँ पे, आई हो गया। फाइनली ये सारी वैल्यूज मिलाकर के हम किस पॉइंट पे पहुंचे? ए पॉइंट पे। यानी ये टोटल पोटेंशियल क्या होगा? ए हो। यानी इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना बचा? यानी 4i बचा।
यहाँ पे कितना हो गया -6, फिर ये -6 हो गया हमारे पास, ठीक है, और +4i हो गया, तो 4i इक्वल टू 12 हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एम्पियर, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एम्पियर हो जाएगी। क्लियर है? तो दैट इज द सोल्यूशन, ये हमारे पास हो गया। तो मैंने क्रिस्चॉफ लॉ को यूज करके बहुत आराम से ये मैंने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, कह रहा है कि इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टिंग द डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसका बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस का, हमें चाहिए किसका, एक सेल का जिसमें बैलेंस केस में एक बार क्या है हमारे पास 110 सेंटीमीटर पर बोल ला करके पोटेंशियल डिफरेंस है, और द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द 100 सेंटीमीटर व्हेन सेल इज सेंटेड बाय द 10 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये कहानी दे रखी गई है भाई, कह रहा है कि अपने पास एक सर्किट बना हुआ था ऐसे, ठीक है, सर्किट ये कुछ इस तरह से बना हुआ, ठीक है, सर्किट हम मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास ये बना हुआ था, यहाँ पे कुछ बैटरी वैटरी लगी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी और एक सेल हमने लगा दिया था और इसमें कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस था, और इसको ऐसे हमने पोटेंशियोमीटर में लगाया था। तब कहाँ मिल रहा था 110 पे खेल हो रहा था आकर 110 पे, लेकिन फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें एक हमने शंट लगा दिया, शंट क्या रेजिस्टेंस एक बाहर से लगा दिया आर, ठीक है, इसने क्या बोलते हैं 10 ओम को, भी कितने ओम का लगाया 10 ओम का, तो इसने कहाँ पे मूव करा दिया 100 सेंटीमीटर में मूव करा दिया। तो देखिए पहले ई बाई वी क्या होता है, ई बाई वी क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हो जाता है ये हमारे पास L1/L2, ई बाई वी क्या होता है हमारे पास L1/L2, ये हमारे पास क्या है पोटेंशियोमीटर का रिलेशन भाई, क्या ये हमारे पास क्या है कि एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का, है ना, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, हमने इसी को रखा। अब ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है भाई, सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में होता है ईएमएफ, तो इसमें आई आर प्लस आर हो जाता है, अपॉन पोटेंशियल क्या है जो सिर्फ इसमें जा रहा होगा दैट विल बी आई आर हो जाएगा। और L1 पहले लेंथ कितनी जो इसके लिए है ना, इसके लिए है वो कितनी है आपके पास 110, ठीक है, बाद में कितनी है वो 100 हो गई हमारे 10 ओम का लगाने के बाद, ठीक है, इसके लिए सिर्फ इतना 100 हो गया। अब जब इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हमारे पास ये आर हो गया, ये 110/100 हो गया। अब जब इस वैल्यू कैलकुलेट करें तो आर आ जाएगा फाइनली 1 ओम, आर कितना आ जाएगा फाइनली 1 ओम, सॉरी देख लेते हैं आर कितना आएगा, हमने ऐसे कैलकुलेट 1/10 हो गया, तो ये R/R प्लस 1 इक्वल टू 11/10 हो गया, यानी 1 + 1/10 हो गया, ये R/R हो गया, ठीक, R/R, तो 1/R कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, +1 था, और ये कितना बचेगा हमारे पास, R की वैल्यू तो 10 है, 10/10 तो 1 ओम आ जाएगा, ठीक, ये कहानी हो गई हमारे पास, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द विच प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। थिन प्रिज्म क्या होता है, 10 डिग्री से एंगल जिसका कम हो थिन प्रिज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, एनी वन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोवेव, तो वाईफाई होता है ना, वाईफाई हो जाता है, और या फिर कुकिंग में हो जाता है ना, कुकिंग फूड हो जाता है, ये सब लिख सकते हैं हम लोग। फिर इसमें से कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो मैटर वेव हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बाकी सारी क्या है एक्सरेज यूवी गामा रेज सब है। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई पढ़ लेना और एक एप्लीकेशन पढ़ लेना, 2 नंबर का सवाल हम देंगे बोर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या होता है हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आकर के, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी कंडक्टर को मूव कराते हैं, जैसे इसको हमने मूव करा दिया फॉर एग्जांपल, इसको मूव कराया, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम किसी को मूव कराएंगे तो क्या होगा भाई, तो जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, दैट ईएमएफ इज नोन एज इंड्यूस ईएमएफ, है ना, या मोशनल ईएमएफ, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। कैसे होता है भाई, कि भाई यहाँ पे अगर देखिए हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टर ये हमने मूव कराना है, ये हमने मूव करा लिया। एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी होता है, क्या होता है क्यू वी बी। तो इसमें जैसे अगर मान लीजिए एफ मेरा फोर्स क्या है, फोर्स हमारे पास अभी नहीं पता, हमें पता है कि मान लीजिए इधर मूव कर रहे हैं, हम इस तरफ ऐसे मूव कर रहे थे, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, तो फोर्स मेरा इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा ऐसे ना, फोर्स मेरा ऐसे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं तो ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि भाई हमें एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्या होता है वी क्रॉस बी, यानी वी को बी की तरफ अगर घुमाएंगे हम राइट हैंड से, अगर हम राइट हैंड में ये वाला आप मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका थंब है, ठीक है, ये आपका थंब है, इसको आपको घुमाना है,
ये आपको थंब को ऐसे घुमाना, ये वी हम इधर मान लेते हैं, सपोज ये वी हमने, वी इधर है, इधर चल रहे हैं हम लोग, और ये बी हो गया हमारे पास। अब हमें राइट हैंड से ऐसे घुमाना है, राइट हैंड से हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरफ रोटेट करते हैं ऐसे, राइट हैंड में हमारे पास ये हमारा पाम होगा, और इस तरफ रोटेट करना, तो इस तरफ हमारा फोर्स लगेगा, ठीक है, इस तरफ हमारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब इस तरफ फोर्स लगेगा तो यानी हम लोग इस कंडक्टर को इस तरफ लेकर जाए तो यानी जो भी सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे सारे ऊपर चले जाएंगे, और निगेटिव चार्ज सारे कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर हो तो सारा पॉजिटिव, ये बैटरी बन गया कि नहीं बन गया। तो ये जो ईएमएफ है इस समय मोशनल ईएमएफ होता है, और यही ईएमएफ क्या होता है कि किसी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बोल रहा है अपने पास, क्या बोल रहा है आकर के, कि 220 वोल्ट का एसी वोल्ट है, कन्वर्ट करता है 330 में, तो ये किस टाइप का होगा, तो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं ऐसे ट्रांसफार्मर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ब्रॉड साइड पोजीशन। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए, तो हमने क्या बोला, एक डाइपोल ले लिया, ठीक है। डाइपोल क्या है, इधर इधर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, इधर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसका सेंटर है ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, ठीक, हमारे पास कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पर प्लस चार्ज से ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दूर जाती है, माइनस चार्ज की तरफ आती है। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 लिख लिया, इसको क्या लिख दिया, E2 लिख दिया। तो हमारे पास P है, इस तरफ क्या है, E1 है, और इस तरफ क्या है हमारे पास, E2 है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम इस बेस के साथ देखें तो ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट E1 cos थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखें ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, E2 cos थीटा हो गया, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस देखें, भाई ये डिस्टेंस हमारे पास डायपोल की ये लेंथ L थी, फिर ये भी लेंथ कितनी थी हमारे पास, सिमिलरली ये भी कितनी थी, L थी, और ये डिस्टेंस हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। सिमिलरली इधर भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। अगर मैं E1 को विद डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही E2 भी आएगा। बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगी वो क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 E1 sin थीटा, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस E2 cos थीटा माइनस E2 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन की तरफ। वैसे तो इन दोनों को भी निगेटिव होना चाहिए, बट हम लिख दे, चलिए मान ली लिख दिया हमने निगेटिव, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, हमारे डायग्राम के हिसाब से निगेटिव हो जाता है। तो लेकिन हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम पॉजिटिव में बता देते हैं उसको, तो इसी तरह से हम पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो ये E1 cos थीटा हो गया हमारे पास। अब देखिए E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ई कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एल, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3/2 होगी, ठीक है। ये थे, और यहाँ पे देखिए दो बार तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2QL हो गया, ठीक। तो ये Q इंटू 2L कितना होता था, Q इंटू 2L तो P होता है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2 होगी। अब R मान लीजिए L से बहुत बड़ा है, तो एल स्क्वायर को क्या ले लेंगे, आप अप्रोक्सीमेट जीरो ले लेंगे, इतनी डिस्टेंस है कि वो जीरो हो गया हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली इंटेंसिटी ई कितनी बची, ये बची 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब बचेगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, पी अपॉन आर क्यूब, बड़ा फेमस है, और एक क्वेश्चन 100% 3 नंबर का डाइपोल का ये प्रूविंग तो 100% पूछी जाएगी। मतलब आप इंटेंसिटी याद रख लीजिए, आप पोटेंशियल याद कर लीजिए, दो बातें तो याद कर लीजिए। इंटेंसिटी का ज़्यादातर वो रेशियो पूछता है कि ब्रॉड साइड और एंड ऑन पोजिशन में रेशियो कितना आएगा, तो ये डेरिवेशन तो बिल्कुल रट लीजिए, 100% आएगी। कूलम्स लॉ से अगर कोई डेरिवेशन आनी है तो वो यही आनी है, इसके सिवा कुछ नहीं आना, ठीक है। आप कूलम्स लॉ पहला चैप्टर जो है फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ से अगर कुछ आना है तो यही आना, नहीं तो इसी जगह पे वो EMF कैलकुलेट करने, सॉरी EMF बोले, यहाँ पे गॉस थ्योरम से कोई ना कोई एप्लीकेशन उठा के रख देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा करके,
कि हमारे पास ये दो सेल लगा रखे हैं, इसकी कहानी पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये सेल है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये सेल ई हो गया, फिर हमारे पास एक सेल है, फिर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक। फिर हमने क्या बोल दिया, ये एक रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, आर है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। द सेम करंट इज फ्लो इन द दोनों से सेम करंट जा रहा है, यहाँ पे भी आई करंट जा रहा है, यहाँ पे भी आई करंट जा रहा है, जाने दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, जा रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास अगर करंट इधर से जा रहा है तो ये आई हो गया, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरह से आई जा रहा है, इधर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। लेकिन सेल पे देखिए ये माइनस है, सेल पे हम लोग ये माइनस कर लेते हैं और ये प्लस हो गया, फिर ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेल पे ये माइनस है, प्लस है। हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं ए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमने लिखा कितना, वी ए। अब आगे बढ़े तो पोटेंशियल तो भाई प्लस से माइनस यानी घट रहा है, घटने पे माइनस लगाते हैं तो यानी कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। फिर इधर आगे बढ़े, फिर प्लस से माइनस, पोटेंशियल घट रहा है, माइनस आई आर हो गया। फिर देखिए माइनस से प्लस यानी इस बार पोटेंशियल बढ़ गया तो प्लस का ई लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, फिर पोटेंशियल घट गया, आई आर, फिर माइनस से प्लस, फिर से प्लस ई लिख देंगे, इक्वल टू पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी ए से वी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इधर कितना लिखा है, टोटल 2E हो जाएगा भाई, इसको इसको मिला लेंगे 2E हो जाएगा। और 2E किसके इक्वल है भाई, इन सारी क्वांटिटीज को हम इधर लेकर जाते हैं तो आई आर प्लस 2IR हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2E/2R प्लस आर। ये करंट आई की वैल्यू हो गई, ये पहले सर्किट में हो गई, है ना। तो हमें चाहिए क्या था, कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन आर एंड बिटवीन स्मॉल आर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसके बीच में हमें चाहिए, ठीक है। तो बोथ उसके केस में चाहिए, है ना। ये एक रिलेशन निकल आया आई का। अब हमें क्या चाहिए, फिर उसके बाद अगला रिलेशन क्या चाहिए हमारे पास, इसके बीच में चाहिए हमारे ये वाले में। अब इसमें अगर देखिए कैलकुलेट, इसमें डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम हमारे पास ये है, फिर हमारे पास ये है, ठीक है। और हम इसको नए पेज पे ले लेते हैं, पूरा डायग्राम हम नए पेज पे बना लेते हैं, ठीक। हमारे पास क्या बोल रहा है, एक सेल ये लगा हुआ है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ये, ठीक है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी सी दूरी पे लगा लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ये लगा हुआ, ये सेल ई है। अब दूसरा भी सेल क्या लगा हुआ हमारे पास, ये लगा हुआ, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इधर है, और फिर ये अपने पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये अपने पास क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर करंट आई आ रहा था तो ये आई करंट होगा, ये आई होगा। अब अगर देखिए ऊपर तो इक्वल है ना, तो ये I/2 और I/2 दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इधर से I/2 था और इधर से भी कितना था, I/2 था। फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे तो प्लस है, ये क्या है, माइनस है, ये प्लस है, ये कितना है, माइनस है। यहाँ से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल प्लस से माइनस हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और ए से हम ऐसे घूमते हुए बाहर बाहर घूमते हुए वापस कहाँ पहुँच जाए, ए पे पहुँच जाए, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा, ठीक है। अब इधर बढ़े बड़े बड़े बड़े, यहाँ पे प्लस से माइनस यानी पोटेंशियल घट गया तो माइनस का आई आर लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, आगे बढ़े, ऐसे बढ़े तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल प्लस से माइनस हो गया, घट गया तो माइनस का आई स्मॉल आर लिखेंगे। फिर माइनस से प्लस यानी प्लस का ई हो जाएगा, फिर पोटेंशियल वी हो जाएगा, वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस बार करंट यहाँ पे I/2 है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे करंट कितना, I/2 है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो करंट I/2 जा रहा है ना। तो यानी कितना बचेगा, E=IR प्लस I/2R हो जाएगा। यानी आई की ये वैल्यू क्या बचेगी, R प्लस R/2 इक्वल टू आई बचेगी। ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू हो गई, क्लियर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन चाहिए, तो हम एक आई की वैल्यू तो हम R प्लस R/2 पा रहे हैं, और दूसरे आई की वैल्यू देखिए हमने क्या पाई है, दूसरे आई की वैल्यू 2E/, क्या पाई है, 2E/2R प्लस आर पा रहे हैं। अगर हम इन दोनों को ई और ई कैंसिल कर देते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो 2R प्लस आर इक्वल टू 2R प्लस आर बचेगा, ऐसे तो बचेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, आर किसके बराबर है, कैपिटल स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आया कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी इतनी दे रखी है, हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज द इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, क्या
अगर मैं बात करूँ वी डी इक्वल टू क्या, ई इक्वल टू क्या होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। इससे अगर हम ई की बात करें तो ई इक्वल टू वी बाई एल भी तो लिखा जा सकता है। तो ई की जगह पे हमने लिख दिया है माइनस ई वी बाई एल टाउ बाई एम। यानी वी डी तो प्रोपोर्शनल है ना वी के, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, ये तो बात क्लियर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अब देखिए हमसे नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है a copper wire of length L connected to the source. If copper wire replaced another copper wire with the same area of cross section but length is 4L, how will the drift velocity change? Explain. तो देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिखाई तो पड़ रही है एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी v1 बाई v2 इक्वल टू L2 बाई L1 हो जाएगा। v1 इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, v2 हमें पता करनी है, L2 L बाई 4 हो गया, इनिशियल लेंथ L है, सॉरी 4L हो, ये कितना होगा 4L, आई एम सॉरी, ये कितना हो गया 4L अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये हमने 4L, तो ये कैंसिल हो गया, ये v1 बाई 4 नहीं हो जाएगा v2 का, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई 1/4 हो गई, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक, gives a full scale deflection of potential difference of 200 मिलीवोल्ट, इतना दे रखा है। अब देखिए हम लोग एक गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन के बारे में दे रखा है और हमें क्या बोल रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैलोमीटर इनटू द अमीटर ऑफ रेंज दिस, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो भाई हम इस रेंज का कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस रेंज का कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे हमें शंट लगाना पड़ेगा, एस क्या होता है हमारे पास, शंट जो होता है आई जी अपॉन क्या होता है आई माइनस का आई जी होता है, ठीक है, इसको गैलोमीटर में ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या है, व्हाट इज आई, है ना, और व्हाट इज आई जी, ठीक, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, और व्हाट इज आई जी और व्हाट इज जी, तो जी तो अपने पास 100 ओम है, ठीक, आई अपने पास कितना है 2 एम्पियर है, और आई जी कितना, आई जी हमें ऐसे पता चलेगा, ये 200 मिली वोल्ट दे रखा है, कोई बात नहीं, तो आई इक्वल वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, और तो यहाँ से जो हम आर रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 200 मिली वोल्ट हमने इस्तेमाल किया, तो हमें आई जी मिलेगा, और आर कितना है हमारे पास 100 है, तो आई जी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर आ जाएगी। अगर हम इन सारी वैल्यूज को रखें यहाँ पे, आई जी हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 की पावर -3 है, जी कितना है 100 है, और फिर यहाँ पे हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास आई कितना देर का 2 है, फिर 2 इंटू 10 की पावर -3 है। जब इन सब वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बचेगा 0.2 बचेगा, यहाँ पे 2 माइनस 0.0002, जब इस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.101 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, इतने ओम का अगर हम शंट लगा दें यहाँ पे तो हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है आकर के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है डिफाइन द एम्पियर इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अगर दो कंडक्टर हमारे पास होते थे, दोनों में करंट जा रहा है, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, तो उनके लिए फोर्स ये होता था, फोर्स का फॉर्मूला डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन देम था, एल क्या था पर यूनिट लेंथ। तो क्या कहता है कि 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन द पास थ्रू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, वो कितना होता है जब हमारे पास वो करंट कहाँ से पास हो रहा है, इन्फिनाइटली वायर से, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, कितने मीटर से डिस्टेंस से सेपरेटेड है 1 मीटर से, और कितना मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 2 न्यूटन की पावर -7 न्यूटन पर यूनिट लेंथ पे प्रोड्यूस कर रहा हो हर वायर, तो हमारा इसे क्या बोलते हैं 1 एम्पियर करंट बोलते हैं, ठीक है। यही बोला जाता है हमारे पास 1 एम्पियर का करंट। कैसे भाई, हमारे पास बाकी सारी चीजें तो हमारे पास क्या कर दी गई, ये हमें पता करना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, तो ये जो फोर्स है ना, ये F/L, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा 2 पाई है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7 होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7, यानी इतने न्यूटन का फोर्स जब 1 एम्पियर प्रोड्यूस करते 1 मीटर डिस्टेंस गैप पे, तो ही हमें क्या होगा 1 एम्पियर कहलाएगा हमारे पास, वही करंट क्या होगा 1 एम्पियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये तो बिल्कुल रट लीजिए, कंपाउंड और टेलीस्कोप तो बिल्कुल रट लीजिए।
देखिए इसको बनाने में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। पहली बात तो मैं इस पैड पे अच्छा बना ही नहीं पाऊंगा, फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या करते हैं, पहले आप दोनों लेंस बना लेते हैं। दोनों लेंस कभी मत बनाइए, पहले सबसे पहले एक छोटा लेंस बना लेते हैं। एक लेंस हमने बना लिया, मान लिया फॉर एग्जांपल दिस है, ये ऑब्वियस बात है, ये कौन सा लेंस होगा हमारे पास, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ओ। तो हमने मान लीजिए सपोज कि इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये एफ ओ हो गया, इधर भी एफ ओ हो गया। अब इसके आगे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमने ये ऑब्जेक्ट रखा, तो एक रे स्ट्रेट जाएगी। पहले बार लेंस बंद बनाइए, सिर्फ लाइन बना ली, एक ही लेंस बनाइएगा दूसरे ने, फिर ये स्ट्रेट चलेगी। दूसरी कहाँ जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ऐसे चलेगी, ये काट ये चलेगी, ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे पास इमेज बनी, किसकी बनी, ये जो ए था ये बी था, इसका ए डैश ये बी डैश इमेज बनी। अब हमारे पास बात समझिए आकर के, अगर रफ डायग्राम आप थोड़ा सा याद रखें कि भाई ये रफ डायग्राम क्या होता था, ऐसे रे बनते ऐसे इमेज बनती है, पीछे बढ़ा करके यहाँ पे बनाई जाती है। तो पीछे जब कभी भी कोई लेंस पीछे इमेज बना रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर रखा हुआ है ना। ऑब्जेक्ट उसके फोकस के अंदर रखा हुआ, तभी वो लेंस क्या बना रहा है, उसकी इमेज कहाँ बना रहा है, वो बैक साइड पे बना पा रहा है ऐसे। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे हमने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, किसका ले लिया है, एफ ई ले लिया, एफ ई ले लिया। एफ ई मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर ले लिया, 3 या 4 ले लिया, 4 सेंटीमीटर पे एफ ई ले लिया। एफ ई के अंदर ही ये ऑब्जेक्ट रखिए, रखा तो इधर भी एक एफ ई 4 सेंटीमीटर पे रखिए। अब नियम क्या कहता है, एक रे कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी, दूसरी कहाँ जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, ये ऐसे चलेगी। अब इन सबको अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो ये जिस जगह पे कट करेगी ना वही हमारी क्या होगी, इमेज बनेगी। और ये जरूरी नहीं कि पीछे बाहर बने, जाकर कहीं कहीं भी बन सकती है। तो ये डबल डैश बी डबल डैश, और ये किस डिस्टेंस बननी है, स्मॉल डी पे बननी है, ठीक है, स्मॉल डी पर हमारी इमेज बन रही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, सॉरी कैपिटल डी पर हमारी इमेज बन रही है। तो मैंने रफ बना लिया, आप भी इसको अच्छे से बना सकते हैं, मेजरमेंट लेकर के बनाइएगा, सही बनेगा, गलत नहीं बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन पावर किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए। तो माइनस ये क्या होता है, एफ ओ अपॉन एफ यू होता है, ये माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई होता है, ठीक है। टेलीस्कोप के लिए क्या हो जाता है, ये एफ ओ अपॉन एफ ई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, हमें रिफ्रैक्शन फॉर्मूला चाहिए, किसके लिए चाहिए, हमें स्फेरिकल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये सरफेस है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये पोल है इसका, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर एक रे इंसिडेंट होती है सरफेस पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो क्या होता है, नॉर्मल होता है, हर पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही नॉर्मल जा रहा होगा। रेडियस क्या होती है, पूरे सरफेस पे नॉर्मल होती है रेडियस ऑलवेज। अब ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया, और इस जगह पे हमारी इमेज बन गई, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल तो हमारे पास, ये एंगल तो आई हो जाएगा, और ये एंगल क्या होगा, ये आर हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, ये आई हो गया, ये आर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमने पाया कि ये ओ ए सरफेस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल बना रहा है, और ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक। और ये पॉइंट है, ए पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक। और हमने सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसकी हाइट कितनी है, एच है, और ये एम है। और इस डिस्टेंस को कितना बोलेंगे, इसको हम लोग माइनस यू बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे, इसको प्लस आर बोलेंगे, इसको कितना बोलेंगे, प्लस वी बोलेंगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कि भाई ये सारी कहानी दे रखी है, तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन कितनी बात कर लेते हैं, साइन आर, जो किसके बराबर होगी, एन के बराबर होगी, ठीक है। एन कैसा, कि भाई हम मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, इतना है मीडियम 1 का, रेयर का, और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो 1 से 2 में जा रहे हैं। तो हम इसको N2/N1 भी तो लिखते हैं, 1 से 2 में जाते हैं। और सरफेस बहुत छोटा है, तो अभी तो साइन आई बाई साइन आर लिखा, सरफेस बहुत छोटा है तो उसे I/R N2/N1 लिख लिया, तो I/N1 और N2R हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में, देखूं तो ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल OAC, अगर मैं देखूं ट्रायंगल कौन सा देखूं, OAC। तो ट्रायंगल OAC में क्या होगा हमारे पास, दो इंटीरियर एंगल है, ये है और ये है, और एक्सटीरियर एंगल आई है। तो अल्फा प्लस गामा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरा ट्रायंगल देख लूँ, तो
आई ए सी की बात कर ले तो दूसरा ट्रायंगल आई ए सी में क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल बीटा प्लस गामा है जो बीटा प्लस आर है, सॉरी दूसरा बीटा प्लस आर है जो गामा के इक्विवेलेंट है। ठीक, तो बीटा माइनस गामा, या सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। आर की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो आर की वैल्यू निकालने के बाद क्या पता चलेगा, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा होगा। तो पुट आई कॉमा आर इन कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1, मैंने आई और आर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए। तो आई की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस गामा, और ये n1, आर की वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा n2। अब अगर ध्यान दें तो ये n1 प्लस गामा n1 गामा n2 माइनस बीटा n2 हो जाएगा। अब यहाँ पे गामा n2 माइनस गामा n1 इस तरफ ले लें, अल्फा n1 प्लस बीटा n2 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आकर के, ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास तो क्या रिलेशन आ गया, हमारे पास आ गया गामा एन अल्फा n1 प्लस बीटा n2, और क्या आ गया है हमारे पास गामा n2 माइनस गामा n1 हो गया। अब अगर हम इस डायग्राम से देखें तो tan अल्फा, देखिए साइड में हम tan अल्फा निकाल लेते हैं, बहुत छोटा है तो अल्फा tan अल्फा के इक्वल होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो जाएगा, ये होगा तो यहाँ पे कौन सा ओ एम होगा, ये एच अपॉन ओ एम लिख देता हूँ मैं। तो बट ये ओपी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्यों, बहुत पास है ना, ये माइनस का यू हो गया, अल्फा की वैल्यू एच अपॉन माइनस वी, बीटा की वैल्यू इसी तरह से tan बीटा निकाल लेंगे, तो वो एच अपॉन कितनी हो जाएगी, वी हो जाएगी, है ना, एच बाई वी हो जाएगी। और गामा की वैल्यू tan गामा वो एच बाई आर हो जाएगी, रख देता हूँ मैं सारी वैल्यू रख देता हूँ। तो ये अल्फा की वैल्यू तो माइनस एच बाई यू n1, और बीटा की वैल्यू n2, यहाँ पे n2 लिखा है, n2 एच बाई वी हो जाएगा, गामा की वैल्यू एच बाई आर n2 माइनस n1, गामा मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, h कॉमन ले लिया मैंने, h बाई आर n2 माइनस n1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n2 बाई वी n1 बाई यू, और ये n2 माइनस n1 बाई आर हो, ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम इस डेरिवेशन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाइगेंस वेव थ्योरी की हेल्प से स्नेल्स लॉ प्रूव करना है रिफ्रैक्शन को। ये हर साल एक पेपर में आता है कि आप रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन का एक प्रूफ कर दिए, तो हमने कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक ये मीडियम 2 ले लेते हैं, ये मीडियम 1 ले लेते हैं। मीडियम 1 क्या है, रेयर है, मीडियम 2 डेंसर है। हमारे पास एक बहुत सारी रेस का कलेक्शन आ रहा है, ये हमारे पास बहुत सारी रेस का कलेक्शन आ गया, 2 रेस का हमारे पास ऐसे कलेक्शन आ गया, 2 रेस ही हमने दिखाई, ऐसे बहुत सारी पैरेलल रेज आ रही होंगी। लेकिन अब देखो ये वाली रे तो पहले अब पड़ गई सरफेस पे, और ये वाली रे बाद में पड़ी सरफेस पे, कोई बात नहीं, पहले पड़ गई तो पड़ जाने दो। तो अब अगर मैं ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, ए बी क्या है, ए बी इज वेव फ्रंट है ना, ए बी क्या है, वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट में ये वाली रे क्या होगी, अगर मैं इसमें नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ऐसे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया, अब ये वाली रे क्या हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मैंने बेंड कर दी। अब इस समय ये एंगल क्या था, ये एंगल तो आई था ना, ये एंगल कितना था, ये 90 माइनस आई था, ये कितना 90 माइनस आई। अब देखिए इसको और इसको काउंट करेंगे, ये वाला यहाँ से आता है, ये भी 90 हो, तो ये तो आई बचेगा ना, बहुत बढ़िया। अब अगर समझिए कि ये बी टू सी है, इफ स्पीड इन मीडियम 1 is v1, time taken from b to c is क्या हो जाएगा t, तो bc डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम होगा ना, ये लिख दिया हमने v1t, बहुत बढ़िया। अब एक हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई देखिए पॉइंट लाइट सोर्स की तरफ काम करने लग गया ना, अब इससे क्या हो रहा है, खूब सारी रेज ऐसे निकल रही होंगी, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया, है ना, एक आर्क टाइप का बना लिया, और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 90 होगा। ये एंगल कितना था, आर था, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 माइनस आर होगा, ठीक है, एंगल 90 माइनस, अब ये एंगल 90 है, तो ये कितना बचेगा, तो आर बचेगा, है ना।
और अगर हम आप देखो इसको हमने डी ले रखा, तो सेम टाइम टाइम टेकन बाय रे फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू डी से चला, एंड स्पीड इन कहाँ पे, मीडियम टू में स्पीड कितनी है, इस वी टू है स्पीड, तो क्या हो जाएगा वी टू टी इस डिस्टेंस हो जाएगा, कौन सी ए डी डिस्टेंस हो जाएगी। बस मैंने इतना लिख लिया। अब मैं साइन आई निकालता हूँ, तो साइन आई क्या होगा, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन है ए सी। फिर मैं साइन आर निकालता हूँ, साइन आर क्या होता है हमारे पास आकर के, ये भी कितना हो जाएगा, दैट विल बी, ये हमारे पास ये भी कितना हो जाएगा साइन आर, ये ए डी अपॉन कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी हो जाएगा। अब साइन आई बाई साइन आर मैं लिखता हूँ, तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, ये साइन आई है, ये साइन आर है। अब ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली बी सी अपॉन कितना बचेगा, ए डी बचेगा, और साइन आई अपॉन साइन आर। व्हाट इज बी सी, बी सी हमारे पास अगर देखें तो बी सी हमारे पास वी वन टी है। व्हाट इज ए डी, ये वी टू टी है, तो साइन आई अपॉन साइन आर है ना, ये वी वन बाई वी टू, जो कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन टू के बराबर होता है। तो देखिए स्नेल्स लॉ हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्टेन मेटल ऑफ एमिट्स द फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द ग्रीन लाइट बट नॉट व्हेन व्हाट विद द येलो लाइट, है ना, ग्रीन लाइट इंसिडेंट होती है तो वो निकल आता है, बट येलो लाइट पे नहीं निकलता। ओके, फिर क्या बोल रहा है, if the surface illuminated by the blue light and red light, which one of two will be cause of the photoelectric emission, give reason। अच्छा, तो देखिए होता क्या है, थेरेशोल्ड वेवलेंथ होती है, थेरेशोल्ड वेवलेंथ होती है लैम्डा नॉट, और थेरेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट या न्यू नॉट लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम और वेवलेंथ मैक्सिमम, तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, है ना, तो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या कहलाता है, थेरेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है ना, ये थेरेशोल्ड वेवलेंथ कहलाता है, जो कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है एमिट करने के लिए। उससे ज़्यादा वेवलेंथ अगर होगी तो एमिट नहीं होगा, उससे कम ही होनी चाहिए, है ना। द मिनिमम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थेरेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम वेवलेंथ यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही वेवलेंथ होगी। और हम अगर लिखें, है ना, विवग्योर, तो विवग्योर में हमें देखिए क्या दिखा रहा है, ग्रीन पे हमारी निकल रही है, येलो पे हमारी नहीं निकल रही। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ब्लू ग्रीन से छोटी वेवलेंथ, ग्रीन से छोटी तो ब्लू होगी ना, है ना, ब्लू हो जाएगी, और रेड तो नहीं होगी ना, रेड तो ज़्यादा वेवलेंथ हो जाएगी। लैम्डा रेड ऑलवेज ग्रेटर है किससे, लैम्डा बी से, तो इट मीन्स किस कलर के लिए निकलेगा, ब्लू के निकलेगा। क्यों, क्योंकि थेरेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम जिसकी होती है बस वो हमारी रेंज होती है। ठीक है, तो ब्लू हमारी क्या होगी, रेंज होगी, इससे ज़्यादा वेवलेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, यही इसका एक्सप्लेनेशन और रीज़न होगा। फिर क्या बताना है कि ये इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक लेंस को दो पार्ट में बीच से काट दिया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, काट दिया तो काट दिया। अब कह रहा है L1 पार्ट की फोकल लेंथ क्या होगी, तो देखिए 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये होता है। अब टू इक्वल पार्ट में काटा है, तो हमारे पास देखिए फाइनल कॉम्बिनेशन की लेंथ बतानी है और ये फोकल लेंथ बतानी है, कोई बात नहीं। हम देखिए अगर हम इस लेंस की बात करें, ये ऐसे, ठीक, इस लेंस की बात करें तो इस पोर्शन, इस ये तो पोर्शन, पहला पोर्शन तो स्फेरिकल है ना, इसकी रेडियस मान लीजिए हमारे पास r थी, r1 रेडियस r है, और सेकंड तो प्लेन है, सेकंड की r2 कितना है, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1/f ये n माइनस व्हाट इज r, ये r1 तो r हो गया, ये 1/इन्फिनिटी 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r। तो ये क्या होगा, फोकल लेंथ f कितनी हो जाएगी, r अपॉन n-1, फोकल लेंथ f कितनी हो जाएगी, r/n-1 हो जाएगी। अब फाइनल कॉम्बिनेशन की चाहिए हमें, तो देखिए इसकी इस तरफ तो माइनस की r1 हो जाएगी ना, r हो जाएगी, और दोनों इक्वल है तो इस तरफ की प्लस की r हो जाएगी, r2 हो गया, ये r1 हो गया।
अब अगर हम फॉर्मूले में रख दें तो 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 कितना है, r है, और ये माइनस का है, और ये 1/r r2 की वैल्यू भी r है, इसमें रख दिया r1 r2 की वैल्यू। तो देखिए फाइनली 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 माइनस r हो जाएगा। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, r अपॉन 2n माइनस 1, ये माइनस हो गया। ठीक, ये वैल्यू हमारी हो गई, ये हमारे पास वैल्यू हो गई, फाइनल कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। इसके लिए चाहिए, तो हमारे पास देखिए ये आई करंट है, और ये हमारे पास क्या है, एक इसके चारों तरफ इस पे मैग्नेटिक फील्ड है। भाई अगर अपना राइट हैंड ले लो ना, अपना राइट हैंड ऐसे ले लो, ठीक है, उसको बेंड कर लो, अपने राइट हैंड को अगर हम बेंड कर लें, इस ये थंब के डायरेक्शन में करंट लगा लें, और फिंगर्स को ऐसे हम बेंड कर लेते हैं, ठीक है, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो मिलेगी इस डायरेक्शन में। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरफ है। तो ऐसे ऐसे तो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स करंट हमारे पास कितना जा रहा है, आई जा रहा है। ठीक, आई करंट जा रहा है, और ये रेडियस कितनी, आर है, कोई बात नहीं। अब अगर इतनी डिस्टेंस पे हम बात करें, तो हर जगह पे ये क्या हो गया हमारे पास, ये लेंथ होगी कि नहीं होगी। ये हमने छोटा सा पार्ट लिया, सेक्टर ले लिया डीएल, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल क्या होगी, बी डॉट डीएल हो जाएगी ना, डॉट क्योंकि उसके साथ, और ये म्यू नॉट आई के बराबर होता है। ये तो ये क्या है, अगर आई करंट जा रहा है तो म्यू नॉट आई करोड़, यही एम्पियर सर्किट लॉ कहता है। अब अगर देखें तो डीएल के साथ ये कितने डिग्री का एंगल, cos 0 डिग्री का, और ये म्यू नॉट आई हो जाएगा। अब ये बी, ये डीएल हो जाएगा, और ये म्यू नॉट आई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो जाएगा 2πr भाई, क्योंकि अगर टोटल सर्किट की लेंथ ले लें तो ये 2πr आ जाएगी ना, और ये म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2πi/r। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। एक एग्जामिनर है, यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। द एग्जामिनर गिव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट, और स्टूडेंट ने ऐसा किया। अब देखिए होता क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से होता है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे पैटर्न बनने होते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको स्मॉल डी डिस्टेंस बोलते हैं, और जो भी पैटर्न की डिस्टेंस होती है उसे एक्स बोलते हैं। फ्रिंज विद बीटा होती है, जो कि क्या होती है, लैम्डा डी/डी होती है। लैम्डा क्या वेवलेंथ होती है किसकी, लाइट की, जो इंसिडेंट हो रही है। एग्जामिनर का फ्रिंज विद ऑन द स्क्रीन आर टू क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो हमें इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंज, फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस बढ़ानी है। तो बच्चे ने क्या किया, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी। इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाने फ्रिंज विड्थ तो कम हो जाएगी ना। फ्रिंज विड्थ पहले ही क्राउडेड थी, और पास हो जाएगी ना। फ्रिंज विड्थ क्या है, ये देखिए, ये मान लीजिए ये मेरे, ये डार्क फ्रिंजेस बननी, ये डार्क फ्रिंजेस बननी, और जो इसके बीच का गैप है ये तो फ्रिंज विड्थ है। अब अगर आपने ये स्लिट्स, ये जो स्लिट्स है S1 S2, ये S1 है और ये S2 है, S1 S2 के बीच का गैप अगर बढ़ा दिया तो फ्रिंज विद, फ्रिंज ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, यानी ये गैप और कम हो जाएगा, यानी और क्राउडेड हो जाएंगे ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है ना। इनकरेक्ट हो, क्यों, क्योंकि फ्रिंज विद जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी की होती है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, द ब्राइट फ्रिंज आर नॉट वेरी ब्राइट, द इंक्रीज द ब्राइटनेस मूव द, स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं ब्राइट बननी, तो उसने कहा कि ब्राइटनेस बढ़ाओ। ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, ये जो स्लिट्स थी इनको सोर्स की तरफ इधर ऐसे, है ना, मूव सोर्स ऑफ लाइट टुवर्ड स्लिट, मतलब इसको इधर आगे बढ़ा दिया हमने आगे। तो इससे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इससे फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम। भाई ये इंटेंसिटी बढ़ गई ना, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो जाए, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाती है और ब्राइटनेस भी बढ़ जाती है। तो ये तो सही काम किया उसने, है ना। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिंज विड्थ, ये हम लिख सकते हैं, या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। यहाँ पे यही सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। फिर कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमम। देखिए अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, इसका सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में ऐसे, यहाँ पे ऐसे इसका कर्व बनता है ना, ये बनता है। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा इसके बीच का कर्व बनाए, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा है, और ये क्या है हमारे पास आकर, ये सेंट्रल मैक्सिमा और ये फर्स्ट मैक्सिमा, इसके बीच का जो गैप है वो सिमिलर गैप होगा सेकंड और थर्ड के बीच का। और ये क्या कह रहे हैं, द मेजर द स्टेटस डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड फर्स्ट मैक्सिमा मोर देन द बिटवीन द, इतना तो ये तो हो ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि फ्रिंज विद ऑलवेज क्या रहती है यहाँ पे, कांस्टेंट रहती है। बीटा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है किसी सिस्टम के लिए। कब बदलेगा? जब या तो स्मॉल डी लैम्डा या डी हम लोग चेंज करेंगे। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो हमने 3 मार्क्स के जितने क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज फ्रेंड इसको अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।